जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा दिए गए केमिस्ट्री का मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल आपका 40 MCQ क्वेश्चन दिया गया है। हर क्वेश्चन का 1 मार्क दिया जाएगा सही करने पर, और गलत करने पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आप लोगों को रिंग करने के लिए ब्लैक या ब्लू पेन का ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगा। पेंसिल लेके नहीं जाना है वहाँ पे, यहाँ साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। मॉडल सेट के बारे में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मॉडल सेट जो भी रिलीज होता है जैक बोर्ड के द्वारा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा या इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, और अगर किस्मत अच्छा रहा आपका तो हम क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा सेम टू सेम। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल फॉर n = 3। यहाँ पे l का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। n हमारा क्या है, n को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका टॉपिक है। तो n का जो वैल्यू हमारा होता है, तो n जो हमारा सबसेल होता है, s सबसेल होता है, p सबसेल होता है, d सबसेल होता है, f सबसेल होता है, वह n के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर l का वैल्यू 0 है तो ये हमारा हो जाता है s सबसेल। l का वैल्यू अगर 1 है तो हमारा हो जाता है ये p सबसेल। l का वैल्यू अगर 2 है तो हमारा ये हो जाता है d सबसेल। और l का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाता है f सबसेल। अब यहाँ आपको पता होगा s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 रख सकते हैं, p सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 रख सकते हैं, d सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 रख सकते हैं, और f सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 रख सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस रहता है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, n = 3। n = 3 मतलब हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 14। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर जो लोग नहीं जानते हैं, पहले मैं उनका फॉर्मूला बता देता हूँ। H2O। वाटर तो सबको पता है H2O होता है, ये तो नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन ये D2O क्या हो जाता है, हेवी वाटर। तो ये D क्या है, देखिए अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम जिसको ऐसे लिखते हैं, ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, और ये ट्रिटियम जिसका एटॉमिक मास 3 होता है। तो जो हैवी वाटर बनता है यहाँ पे D से बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं D का मास कितना ऊपर में 2। तो अगर ये D2O का मास निकालते हैं तो यहाँ 2D है ड्यूटेरियम, और यहाँ पे मास कितना होता है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60। तो ऐड करने पे क्या आएगा 20। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर से जो डिपेंड करता है वो होता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी के अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। पहचानने का तरीका ये है, अगर उससे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म रहेगा तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम रिलेटेड टर्म नहीं रहेगा तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू फॉर क्वांटम नंबर्स फॉर 2p ऑर्बिटल। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है 2p। यहाँ पे जो 2 है ये हमारा n क्या हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। अब देखिए हमारे पास 4 सबसेल आते हैं, S, P, D और F। अगर L का वैल्यू 0 है S, अगर L का वैल्यू 1 है तो P, L का वैल्यू अगर 2 है तो D सबसेल, और L का वैल्यू अगर 3 है तो F सबसेल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, P दिया हुआ है, P दिया तो वो क्या लेंगे 1, L का वैल्यू क्या लेंगे 1, मीन्स हमारा n क्या हो जाएगा 2 और L क्या हो जाएगा 1। तो देखिए n = 2, L = 1 कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें से सबसे ज़्यादा एटम किसके पास होगा। एक चीज़ हम यहाँ दिखाते हैं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स पढ़ेंगे गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये दोनों सेम हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। मीन्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर।
यहाँ से फार्मूला हमारा डिराइव हो जाता है कि इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन हमारा पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इस एन की बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है, मतलब वो लोग क्या करते हैं इस एन ए को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है। आप लोग मोर कॉन्सेप्ट में ये पढ़े होंगे। ये अगर कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पे सबका गिवन मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम और 1 ग्राम। 1 ग्राम कैल्शियम का, 1 ग्राम सोडियम का, 1 ग्राम का लिथियम का है और 1 ग्राम क्लोरीन का दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसका होगा? तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, सोडियम का कितना होता है 23, लिथियम का होता है 7, एक क्लोरीन एटम का होता है 35.5, लेकिन यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा 71, राइट। गिवन मास इसका 1 है, मॉलिक्यूलर मास 40 इंटू Na। इसके केस में देखते हैं गिवन मास 1 है, मॉलिक्यूलर मास 23 इंटू Na। लिथियम के केस में गिवन मास 1 ग्राम है, एटॉमिक मास कितना 7 इंटू Na। ये सारे के सारे इस वाले फार्मूला से लिखा रहे हैं। क्लोरीन की बात करते हैं गिवन मास 1 है, मास कितना हो जाएगा 71 मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और एक ये वाला वैल्यू, 4 वैल्यू आ रहे हैं। चारों में से सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? यहाँ लिथियम के केस में सबसे बड़ा वैल्यू किसका हो जाएगा? लिथियम का। मीन्स लिथियम के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1Fe। Fe मतलब आयरन। आयरन सबको पता है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आयरन का अगर लिखना चाहेंगे तो 26 और 56 ऐसे निकालते हैं। इसका एटॉमिक मास 56 होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है? डी सबसेल में। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आएगा किस ब्लॉक में आएगा? ये डी ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंजम्पशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन की बात करते हैं तो हमारे पास कितना वाटर प्रोड्यूस होगा ये तो पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक टॉपिक है हमारा पहला चैप्टर में। तो इसका केमिकल रिएक्शन अगर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट पूछ रहा है प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। ये मीथेन का हो गया। कंबशन करने के लिए कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए, हीट किए। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को हम लोग कंबशन करते हैं, किस करवाते हैं, तो हमेशा CO2 बनता है और क्या बनता है? H2O। यही दो प्रोडक्ट हमेशा बनेगा कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाने से। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। तो इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन का आगे 2 पुट कर देंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए मीथेन का। ये कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और यहाँ टोटल कितना है? 4 हो जाएगा, 64 ग्राम। यहाँ CO2 पे देखिए 44 ग्राम। और वाटर का कितना होता है? 18। और यहाँ कितना मॉलिक्यूल वाटर है? 2 मीन्स 36 ग्राम। तो वाटर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए, दैट इज़ 36 ग्राम। 16 ग्राम हमारा मीथेन कितना दे रहा है? 36 ग्राम वाटर। अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस लाता कि 8 ग्राम मीथेन कितना हो देता है, देखिए इसका हाफ हो गया ना, ये डिवाइड बाय 2 हो जाता है। इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दे, कितना आ जाता है? 18 ग्राम। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं दिया है। क्वेश्चन अगर चेंज कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। कॉन्सेप्ट आप जान जाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन कैसे भी देना आप कर लेंगे। तो इसका इस हिसाब जैसा कंडीशन दिया उस हिसाब से हमारा आंसर ये होगा, दैट इज 36 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा आप जैसे अब और रूल पढ़े होंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s ऐसे पढ़े हो। ये 2p 3p 4p 5p। ये डी स्टार्ट होता है थर्ड सेल, सेकेंड सेल में डी नहीं रहता है। और डी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये अपर रूल हो जाता है। अपर रूल हो गया। अपर रूल के हिसाब से देख रहे होंगे कि
सेकंड सेल में एस सबसेल आता है और पी सबसेल आता है, डी सबसेल नहीं आता है। डी सबसेल कहाँ आता है? थर्ड सेल से। तो यहाँ पे देखिए 2p पॉसिबल है, 2d पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। 4s पॉसिबल है, 5f पॉसिबल है। ये p के बाद 5d 5f तक जाता है, ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्या नहीं, हमारा ऑप्शन बी दैट इज़ 2d5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से क्या पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? आंसर नंबर बी पे, दैट इज 2d5। ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम। देखिए कॉपर एटम की बात करें तो कॉपर का अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हमारा कितना होता है? 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तभी पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, या लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछना जाएगा वो दे सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 3d10। देखिए आप दो चीज़ जान लीजिएगा, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29, ये दोनों के क्वेश्चन पूछने का चांसेस क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर का पूछ दिया तो कॉपर का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 29। हो सकता है एग्जाम में आपको 24 का भी पूछ दे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ सेल। देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल यहाँ पे है 8 और यहाँ पे 10, तो टोटल थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। लास्ट बच रहा फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या बचेगा? डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और ऊपर से नीचे जाने पे पीरियोडिक टेबल किसी ग्रुप में साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। इतना तो पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया स्पीसीज हमारा? Mg दिया हुआ है, Mg2+ दिया गया, एलुमिनियम दिया गया, एलुमिनियम 3+ दिया गया। अगर हम Mg और Mg2+ की बात करते हैं तो Mg बड़ा होगा, क्योंकि Mg में 3 सेल बनेंगे और Mg2+ में 2 सेल बनेंगे। देखिए और एलुमिनियम की बात करते हैं और एलुमिनियम 3+ की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ये दो केस में 2 बड़े कौन कौन आ रहे हैं? Mg और Al। और Mg और Al में बात देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा। पीरियोडिक टेबल में देखिए लेफ्ट साइड में Mg रहता है और राइट साइड में Al रहता है, मतलब थर्ड पीरियड में। तो Mg बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? घटता है, साइज डिक्रीज होता है। तो उस हिसाब से चारों में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? Mg का। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल। हमारा को एलिमेंट दिया हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 35 दिया है, हमें पता नहीं। अब बोल रहा है कि इसका कि कौन सा मतलब ब्लॉक में पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल का कौन सा ब्लॉक में पड़ेगा। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में आता है उसी हिसाब से हम लोग ब्लॉक डिसाइड करते हैं। तो चलिए 35 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक तो हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा 3d10। अभी देखिए कितना हो गया? 30 हो गया। फिर क्या आ जाएगा? 3d10 के बाद 4p5 35 हो गया। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 8 18 20 30 35। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आ रहा है? 4p5 में, मीन्स p सब सेल में आ रहा है। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर 35 वाला एलिमेंट होगा वो हमारा कौन सा ब्लॉक में आ जाएगा? p ब्लॉक में आ जाएगा। इसका ऑप्शन p हो जाएगा। अब वो करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ हमारा दिया गया है 129। ये थर्ड चैप्टर का है पीरियोडिक टेबल वाला। इसमें बोल रहा है कि इसका IUPAC नेमी का कोड करना है। तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए सबका कोड अलग अलग था। 1 के लिए लिखते हैं अन, 2 के लिए लिखते हैं हम लोग बाय, और 9 के लिए लिखते हैं इन। अगर इसका नेमिंग किया जाए अन बाय इन यम, ये हो जाएगा। फिर शॉर्ट में क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग में यू है, बी है और ई है, तो यू बी और ई। अब चेक करिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 13 बताने की ज़रूरत नहीं है। हेलोजेंस बिलोंग टू ग्रुप 17। देखिए ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस। ग्रुप 18 को बोलते हैं हम लोग ओपन गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे मॉडल सेट में अगर ग्रुप 17 का दिया हेलोजन, मान लीजिए एग्जाम में ग्रुप 16 देगा तो चैल्कोजेन, अगर ग्रुप 18 देगा तो ओपन गैस या इनर्ट गैस पे टिक करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चार्ल्स लॉ की बात करता है। तो चार्ल्स लॉ में एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपका था एक बॉयल्स लॉ था, एक है चार्ल्स लॉ, एक होता है एवोगाड्रो लॉ। चलिए पहले बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो रिलेशन आएगा हमारा किस में आएगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर पे आएगा। क्योंकि फर्स्ट केस में देखिए प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है? प्रेशर, सॉरी थर्ड केस में क्या दिया हुआ है? प्रेशर, ये भी कांस्टेंट है। और वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ये तो एवोगाड्रो नंबर में आ जाता है, एवोगाड्रोस लॉ में। तो हमारा उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन चैप्टर से है, लगभग 70 to 75% पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है। सीन गैस की बात कर रहे हैं। सीन गैस आपका ये हाइड्रोजन चैप्टर का ही टॉपिक है। सीन गैस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस गैस। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? सीन गैस। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? सीन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको ये पता करना ये बनता कैसे है, इसका रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये मीथेन है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट कराता है तो ये हमारा क्या बनता है? CO+H2। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को बोलते हैं सिंथेसिस गैस या सीन गैस। ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको दिखा रहा है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। कॉपर है सेंट्रल एटम, ये क्या करता है? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। क्या देखिए H2O है, ये भी H2O है, H2O है और H2O। 4 H2O के साथ बना लिया। 5वां H2O, यहाँ क्या 5 H2O है ना, तो 5 H2O है और इसके साथ जो बॉन्ड बनाता है यहाँ 4 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो इसको हम इधर मूव करा रहे। फिर यहाँ पे एक H2O ऐसे बनता है, ऑक्सीजन है, एक H इधर, एक H इधर। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ एक डॉटेड डॉट लाइन निकला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ सल्फर, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये 2-। तो इतना आगे नहीं जाना है, हम लोग को बस ये देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछ रहा है। नंबर क्या बोल रहा है? नंबर हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है? यही एक वाटर मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल, जब कार्बोकैटायन की केस की बात करते हैं, कार्बोकैटायन की केस की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये ना स्टेबिलिटी ऑर्डर है हमारा। स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे देखिए, जो कार्बोकैटायन का मतलब होता है जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। पहला केस देखते हैं। पहला केस में देखिए यहाँ पे क्या है? एक कार्बन है, यहाँ पे दिया हुआ H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले पे दिया हुआ है 3 CH3। पॉजिटिव चार्ज देखिए इस वाले कार्बन के पास है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है? एक कार्बन के साथ अटैच है। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। इसमें देखते हैं एक कार्बन यहाँ पे है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है,
ये डायरेक्टली CH3 के साथ अटैच है, यहाँ पे CH3 और यहाँ भी क्या है CH3 है। डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री। वैसे ही स्ट्रक्चर आप जब बनाओगे तो आप यहाँ देखोगे ये 1 डिग्री रहेगा और ये 2 डिग्री रहेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 3 डिग्री होता है, उस हिसाब से हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्रोमेटोग्राफी। ये डायरेक्ट डेफिनेशन से होता है। अब यहाँ पे देखिए नया चीज़ आ रहा है, नया चीज़ नहीं सॉरी पुराना चीज़ है। ये CaCO3 की बात हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, लाइमस्टोन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्विक लैम्प, क्विक लैम्प को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये हो जाता है, ये दोनों सेम होता है, ये दोनों का नाम क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये दोनों का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, CaOH का O2। ये अगर इसका नेचर पूछते तो बेसिक, और अगर इसका नेचर पूछ दे तो बेसिक। कारण यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्या मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो हम लोग ये चीज़ जान सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसे भी MCQ बना के दिया था, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। तो CaOH मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा, और ये CO मेटल ऑक्साइड। ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन मतलब CaCO3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में देखा जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट अगर किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो कोई भी मेटल का हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने का जो कैपेसिटी रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग फर्स्ट ग्रुप में देखें तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले कौन है, लिथियम, फिर सोडियम, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट ग्रुप का ऑर्डर। फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर कौन हो जाता है, हमारा लिथियम। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी किसका है, लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम, फिर क्या है सीरियम। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2, ये तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2 एंड C3। C2 और C3 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए C2 किसको बोलेंगे, अगर काउंटिंग इधर से करते हैं तो देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। तो इधर से काउंट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ जाता है। इधर से राइट साइड से काउंट करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड, इधर से भी फर्स्ट कार्बन भी आ जाता है। तो हम लोग किधर से भी ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या बोला, अगर हम लेफ्ट साइड से लेते हैं तो यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड कार्बन की बात कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड कार्बन की बात कर रहे हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H इस कार्बन के साथ, फिर यहाँ CH2, फिर क्या यहाँ CH2 फोर्थ वाले के साथ हो गया, फिफ्थ वाले के साथ भी देखते हैं, यहाँ CH है, फिर डबल बॉन्ड CH। इसको अगर हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इस वाले कार्बन को थर्ड मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पूरा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ रहा था। हाइब्रिडाइजेशन आप जान लीजिए किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, ये 2 चीज़ हम लोग काउंट करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसी चीज़ का बता सकते हैं। C2 की बात करें तो देखिए कार्बन की बात करें, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ ये डबल बॉन्ड दिया हुआ था, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा हो, तो टोटल कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 सिग्मा है तो sp2 लिखेंगे। और अगला कार्बन हमारा क्या है, C3, यहाँ पे कितना सिग्मा, एक इसके साथ बॉन्ड बना, एक ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, टोटल 4 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे, sp3। तो C2 के लिए sp2 हो जाएगा और C3 के लिए sp3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन C। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन C। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो 23 का बोल रहा है द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अगर हम ग्राफ बना लेते हैं, इधर वॉल्यूम है और इधर क्या है, प्रेशर, तो हमारा इस टाइप का ग्राफ बनता है।
टाइप का ग्राफ बनता है जिसमें टेम्परेचर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। और एक चीज़ जान लेते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है आउटर मोस्ट सेल में, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऊपर से नीचे जाने पे किसी भी ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जिसका साइज बड़ा रहता है वहाँ उसके बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी के हाथ कहाँ देना पड़ेगा, जिसका सबसे छोटा साइज, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो जाता है। ये सीक्वेंस में देखिए, सबसे छोटा कौन है, लिथियम। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, सबसे छोटा है लिथियम, उसके बाद सोडियम। तो हमारे उस हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देना पड़ेगा, तो सबसे छोटा लिथियम। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देखिए, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, आंसर सी। इसका आंसर क्या होगा, 24 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 अगर हम बात करते हैं, NH3 किसको बोलते हैं, अमोनिया को। अमोनिया को NH3 बोलते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर बना लेते हैं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है और फिर बॉन्ड पेयर रहता है। तो यहाँ पे जनरली कन्फ्यूजन क्या होता है, सबको बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो शेप फॉर्म कर रहा है वो टेट्राहेड्रल होता है। देखिए दो ऑप्शन कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पे एक पिरामिडल है और एक टेट्राहेड्रल। पिरामिडल और टेट्राहेड्रल देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक टेट्राहेड्रल हो गया और एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो ये हो जाता है आपका टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर हम लोग बॉन्ड के हिसाब से चलेंगे, बॉन्ड के हिसाब से चलेंगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंसर सिर्फ क्या दिया हुआ है, पिरामिडल। तो हम लोग इसको ठीक करेंगे पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं है, लेकिन हम लोग पिरामिडल लेके चलेंगे, टेट्राहेड्रल नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 की अगर बात करते हैं तो देखिए O2 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। O2 की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड आ रहा है, 2। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है ना, तो ये 2 बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या शॉर्टकट ट्रिक होगा कि 14 साल के लिए 3 लोग वनवास गए थे, राम, लक्ष्मण और सीता, ठीक है। तो 14 के बाद इधर बढ़ाएंगे 15, 16। अब क्या होता है, ये जो 3 दिख रहा है ना, ये क्या हो जाता है, इधर बॉन्ड ऑर्डर है ये वाला। भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी गए थे, 3 लोग थे जो वनवास गए थे 14 साल के लिए। अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 0.5 घटाते जाएंगे, ये 2, ये 15 हो जाएगा। अब ये फिक्स है, 14 फिक्स है, इसको ऊपर ये नीचे जाएंगे तो 0.5 क्या होगा, घटाते चले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे देखिए O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 में देखिए हमारा कितना हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 2। इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों में आपको आंसर सही मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं, अ सिस्टम इन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमारे पास 3 तरह का सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है। एक ओपन सिस्टम हो जाता है, एक क्लोज सिस्टम हो जाता है, और एक हो जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या बोल रहा है, ओपन में हमारा मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, मैटर का भी होता है, एनर्जी का भी होता है। क्लोज सिस्टम में मैटर का नहीं होता है, बस एनर्जी का होता है। और आइसोलेटेड में ना तो मैटर ना तो एनर्जी का होगा और ना तो मैटर का होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ, ना तो एनर्जी का होगा ना तो मैटर का, उस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा, आइसोलेटेड। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए इसमें कन्फ्यूजन आपका ये क्रिएट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन कि यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, कोई ऑप्शन ए बोल देते हैं, कोई ऑप्शन सी बोल दे रहे हैं, कोई बोल दे रहे हैं डी। लेकिन ये करने से पहले एक छोटा सा हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए होना चाहिए क्या, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या तो डेल्टा यू इक्वल टू यहाँ कैपिटल क्यू दिया हुआ प्लस डब्ल्यू, ये होना चाहिए। क्यू हमारा हीट है, डब्ल्यू क्या है वर्क डन है, और यू क्या है इंटरनल एनर्जी। इस चारों में ये देखिए ये ऑप्शन जो हमारा हुआ है इन चारों में से कोई मैच करा रहा है, नहीं करा रहा। आप बोलिएगा पहला तो मैच करा रहा है, डेल्टा यू है, यहाँ डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू है, क्यू नहीं है, ये नहीं होगा। सेकंड वाला ये भी नहीं होगा, थर्ड वाला ये भी नहीं होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई मैच नहीं करवा रहा है। बहुत लोग आंसर की कोई इसका ए बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विच इन द गिवन स्पीसीज विच वन इज लेविज बेस। लेविज बेस को क्या बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट रहता है। तो CaOH होल टू मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। BCl3 में भी कोई नहीं दिखेगा, NaOH में भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। लेकिन एमोनिया की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको एक लोन पेयर दिखेगा नाइट्रोजन में, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है, तो लेविज बेस उसी को बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है एक्स्ट्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड फॉर NH2-। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NH2-। अब यहाँ पे देखिए NH2- का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे पहले ऑप्शन देखिए NH3 की बात करते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है NH3, तो NH2- को हाइड्रोजन H+ कौन दे सकता है, तो लेविज एसिड उसी को बोलते हैं जो H+ दे सकता है। यहाँ से NH3 ही है जो H+ दे सकता है, बाकी और कोई H+ नहीं दे सकता। यहाँ पे NH2- दिया हुआ है, यहाँ N3- दिया हुआ, कोई H+ रिलीज नहीं कर सकता है। H+ रिलीज करने की कैपेसिटी सिर्फ इसके पास है, यह इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10 टू द पावर। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, कितना दिया हुआ 10 टू द पावर -5 m फॉर मोलैरिटी, ये दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है क्या है pH, तो pH का एक फार्मूला होता है नेगेटिव ऑफ लॉगरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव ऑफ लॉग कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10 का पावर -5। लॉग का प्रॉपर्टी होता है जो 10 का यहाँ पे जो भी नंबर दिया है इसका जो पावर रहता है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, नेगेटिव जो था ही इसके साथ -5 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू log 10। log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, इंटू log 10 1 हो, ये क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 की बात करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, सल्फर का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है +1, कितना हाइड्रोजन है 2। यहाँ सल्फर का निकालना है, सल्फर का X ले लेंगे। ऑक्सीजन हमेशा एक ऑक्सीजन आइटम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- रहता है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4 में कितना रहेगा 2-, और ओवरऑल देखिए चार्ज इस पर कितना है 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 + x - 8 = 0, x = +6, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा वो शो नहीं करेगा। तो चलिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन का अगर x ले लेते हैं, ऑक्सीजन का हमेशा होता है -2 = -1, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा +1। इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इस केस में भी देखिए क्लोरीन का अगर x लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 × 2 = -1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा +3। सिमिलरली अगर यहाँ पर निकालते x -6 = -1, तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा +5। यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू क्या आ जाएगा +7 इस वाले केस। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे आ रहा है, x = 7, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। द नेचर ऑफ CO2 गैस इज। अब देखिए एक थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि मेटल ऑक्साइड जो रहता है वो रहेगा बेसिक, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन क्या है नन मेटल है, और इसका ऑक्साइड है, नन मेटल का जो ऑक्साइड रहेगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एसिडिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, ये तो वेल नोन है सबको। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। अब बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स का अगर हम फार्मूला लिख लें तो बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2
ब्रैकेट में B4O5 OH का होल 4, फिर ब्रैकेट क्लोज 8H2O। अब यहाँ पर देखिए क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH किसको शो करता है, बेसिक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, बी बेसिक। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो देखिए ये सिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका ओजोनोलिसिस कर लेते हैं। ओजोनोलिसिस मतलब ये हमारा दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ओजोनोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ ओजोन। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH, फिर यहाँ CH3। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को हम लोग इस एक यहाँ पे डबल बॉन्ड जो तोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड टूटता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बनता है, एक सिग्मा यहाँ बन जाएगा, एक सिग्मा यहाँ बन जाएगा। इसके साथ ऑक्सीजन और इसके साथ ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को मिला दिए, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं, इसको हम ये धीरे धीरे यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं, यहाँ से भी धीरे धीरे क्या होता है, एक बॉन्ड टूटेगा। इस वाले ग्रुप में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इधर से भी टूट के क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH CH3, मतलब CH3 CHO में बन जाएगा CH3 CHO। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CHO बनेगा, ये दोनों सेम है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो हमारे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर C। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, तो 38 हमारा देख रहे हैं कि आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, इसको किसके साथ ट्रीट करवाना है, HCl के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉलो होगा, मार्कोनी कोक्स रूल क्या कहता है, जैसे यहाँ पे HCl है, जैसे यहाँ देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है HCl है, ये HCl को हम लोग तोड़ेंगे क्या H प्लस और Cl माइनस। तो ये H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और Cl माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ जुड़ता है, उस कार्बन के साथ जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड में देखते हैं, ये कार्बन हो जा रहा है और एक ये कार्बन हो जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ जुड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा CH3 CH, इसके साथ Cl जुड़ गया, इसके साथ CH2 पहले से था, H यहाँ पे जुड़ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH Cl CH3। देखिए हमारा आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। What is the IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH Cl CH3। इसका देखिए काउंटिंग किधर से करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 C, यहाँ पे H है और यहाँ नीचे Cl दिया और फिर Cl। काउंटिंग हम राइट साइड से करेंगे, राइट टू लेफ्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो आ रहा है हमारा, क्लोरीन का एक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन वाला शो कर रहा है। तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको प्रीफिक्स में लिख लेते हैं। प्रीफिक्स क्लोरीन के लिए क्या होता है, क्लोरो। क्लोरो किस में आ रहा है, सेकंड कार्बन पे, तो 2 और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश होता है, 2 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3। ये तो बहुत ईजी सा सवाल है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्यों है। सारे कॉन्सेप्ट के साथ चलिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए आप उसको आराम से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।